जय हिंद। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हम लोग का झारखंड टेट, यूपी टेट और सी टेट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और ये आपका सेशन जो है, ये आपका सेशन साइंस का होने वाला है। और ये आप लोग यदि शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, आगे बढ़ते हैं आज के क्लास और आज के सेशन को मजेदार करते हुए। तो आज का सेशन हम लोगों का है साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जेटेट का। इसमें हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी कि ये सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास में, आज के सेशन में। तो ये हमारा है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि हाइड्रीला जैसे पौधे कहाँ रहते हैं। हाइड्रीला जो है, हाइड्रीला याद रखेंगे मेरे दोस्त, हाइड्रीला जो है, हाइड्रीला एक जलीय जीव है। क्या है ये? जल में रहने वाला जीव है। जल में रहने वाला जीव है, ठीक है ना। सॉरी, जंतु नहीं, जीव, प्राणी लिख देते हैं, प्राणी है ना। जल में रहने वाला क्या है? ये प्राणी है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे? इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बोलेगा कि जिस पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया होती है क्या कहलाता है। यानी कि हम लोगों के शरीर में जो कुछ भी भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद वो जो पचता है, वो पाचन क्रिया किसके वजह से होता है, कैसे संपन्न हो पाता है ये, और कौन हेल्प करता है। तो क्या ये स्टार्च करते हैं, क्या ये प्रोटीन करता है, क्या ये अम्ल करता है, और क्या ये एंजाइम करता है। तो इसका सही आंसर होगा एंजाइम करता है। इसका सही आंसर होगा मेरे मित्र, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि एंजाइम करता है। बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा एंजाइम। चलें, अभी एंजाइम का कार्य क्या होता है। तो एंजाइम आप लोग जानते हैं कि हमारे भोजन का जो कार्यक्रम होता है, भोजन का जो प्रक्रिया होता है, भोजन का जो टूटना विखंडन होना शुरू हो जाता है, वो हमारे मुख से ही स्टार्ट होता है, ठीक है ना। जब हम कोई भी प्रकार के जो भोजन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के समय में हम लोग क्या करते हैं, चबाते हैं। और चबाते समय हमारे मुख से निकलने वाली जो लार है, और एंजाइम जो है, वो क्या करता है, भोजन के साथ मिश्रित हो जाता है, जिसकी वजह से वो भोजन को गीला करता है। और वही भोजन गीला करने के बाद हमारे मुख से धीरे धीरे नीचे की ओर। ये बात भी आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ मुख जो है, मुख के बाद में हमारे यदि देखेंगे, यहाँ पे दो पाइप मिलेंगे। एक नासा द्वारा गया हुआ एक पाइप भी रहता है, और एक पाइप रहता है फूड पाइप। हम यहाँ पे देखेंगे दो पाइप होते हैं, और एक पाइप का नाम होता है भोजन का पाइप, और एक का नाम होता है हवा का पाइप। इस बात को भी याद रखेंगे। भोजन के पाइप और हवा के पाइप के दोनों के बीच में यहाँ पे क्या था, रिलेट होके रहता है, बॉन्ड बना के रहता है, यानी कि एक तरीके से वॉल्व रहता है। और ये जब भी हम लोग खाना को निगलते हैं, खाना को निगलते समय क्या होता है, ये वॉल्व हमारा आगे की ओर आता है। जैसे ही आगे की ओर आता है कि भोजन वाला पाइप क्या होता है, भोजन वाला पाइप खुल जाता है, और इसके वजह से भोजन हमारा भोजन वाले पाइप में जाता है। और जैसे ही हम निगलते हैं, निगलने के बाद वो वापस जीभ पीछे की ओर आता है। जब जीभ पीछे की ओर आता है तो इसका मतलब वाल्व इधर की ओर आ गया, और ये वाला पाइप खुल जाता है, जिससे हम श्वसन कर पाते हैं, है ना। ऐसे ही क्रियाएं होते हैं। तो हम यहाँ पे चर्चाएं कर रहे थे एंजाइम के कार्य। तो एंजाइम के कार्य उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे लार्वे के साथ मिल जाते हैं। और यदि बात करें हमारे पेट में, तो पेट में भी ये एंजाइम के रूप में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिसकी वजह से हमें भोजन को पचाने में मदद होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि बीओडी का नाम किस में अधिक होता है। यदि बीओडी की बात करें तो बायो ऑक्साइड होता है मल जल में। मल जल किसे कहते हैं? जैसे हम लोग कूड़े कचरे जो घर से निकाला जाता है या फिर मल त्याग करते हैं, उसमें जो बायो मटेरियल होते हैं, उसकी वजह से वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ज्यादा मात्रा में लेता है। और उसमें सूक्ष्म जीव जो रहते हैं वो क्या करते हैं, बीओडी के रूप में यदि देखा है ऑक्सीजन को लेते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इसी से मिलता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन लिखा है जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत का हटाना क्या कहलाता है। यानी कहें कि जब वर्षा होते हैं तो वर्षा के क्रम में या फिर पवन यदि बहुत तीव्र गति से बहते हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं, मिट्टी के छोटे छोटे कण जो ऊपर में रहता है या फिर मिट्टी के जो ऊपर वाला भाग जो होता है वो क्या होता है, उड़ने लगते हैं और उसी उड़ने को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपर्दन। क्या कहते हैं, अपवर्दन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, अपवर्दन है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। इसको क्या कहते हैं, अपवर्दन कहते हैं। यहाँ पे वन नाशन नहीं कहलाएगा, प्रदूषण नहीं कहलाएगा, कृषि नहीं कहलाएगा, यहाँ पे अपवर्दन कहलाएगा। ठीक है ना। चले आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया पृथ्वी का 70% भाग जल है। ये तो सबको ही जानते भी होंगे आप लोग कि पृथ्वी के 70% जो भाग है, 70% भाग में क्या है, जल है। यदि हम देखें इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इतने सारे पूरे के पूरे भाग में क्या है, यहां पे मिलेगा कि जल है और बाकी कुछ जगह पे क्या है, स्थल है। अब यहां कहने वाली बात है कि इसमें से पीने योग्य पानी यानी स्वच्छ जल, परंतु स्वच्छ जल की मात्रा कितनी है, तो हम कहेंगे यहाँ पे टोटल 3% है। टोटल कितना है, 3%। लेकिन हम लोग पीने योग्य पानी की बात कर दिया जाए, पूछ दिया जाए कि पीने योग्य पानी हमारे पास अभी उपलब्ध कितना है, तो हम कहेंगे 1.2% होगा। और 1.8% जो है, ये 1.8% जो है या तो ये बर्फ के रूप में है ना, या तो ये बर्फ के रूप में है, या तो ये यदि कहेंगे ये बर्फ के रूप में ही मिलेगा, है ना। ये बर्फ के रूप में कितना है, 1.8% के रूप में बर्फ के रूप में है। यानी कि बात करें कि शुद्ध पानी है तो पीने योग्य पानी है, लेकिन वो बर्फ के रूप में है, जिस प्रकार से हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम कहें तो 1.2% का उपयोग करते हैं भूमिगत जल के रूप में। तो यहाँ पे कुल कितना पानी हो गया, तो कुल पानी की बात करें तो कुल पानी हो गया हमारा 3%। कितना परसेंट, 3%। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा इसका क्या हो जाएगा, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 3%। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोलेगा सजीव किसका प्रयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं। हम लोग जो है, यानी कि बात करें कोई भी प्रकार का जो प्राणी होता है, प्राणी जो है ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार से निरंतर करते रहता है। तो यदि हम देखें, ऑप्शन दिया गया है सूर्य के प्रकाश का, चांदनी का, जल का, वायु का। अब यहाँ पे थोड़ी बात समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे पूछा गया है कि सजीव किसका उपयोग निरंतर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए करते हैं। आप जानते होंगे कि हम लोग जब भी कभी श्वसन में दिक्कत होगा तो हमारे पास ऊर्जा कम मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने से बनता है हमारे शरीर में स्टार्च जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट आते हैं। तो सॉरी, कार्बोहाइड्रेट से जब विखंडन होता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है। और यही ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो ऑक्सीजन की अभिक्रिया होने से क्या बनता है, तो हम कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है, और क्या साथ में मिलता है, ऊर्जा, है ना। क्या बनता है, ऊर्जा। यही बात जो है, यही काम जो है हम लोगों के शरीर में निरंतर होते रहते हैं और इसी से हमें ऊर्जा मिलती है। अब यहाँ पे बात ये आता है कि ऑक्सीजन जितने बढ़िया मात्रा में मिलेगी, हमारा शरीर उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे कहेंगे ऑक्सीजन मिलने के जो कारण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, है ना। हमारे शरीर में जो श्वसन होता है, श्वसन की क्रिया जो होती है वो 2 प्रकार से होते हैं, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। अंतः श्वसन जिसे हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं जो श्वसन करते हैं उसे अंतः श्वसन कहते हैं। और जैसे हमारे फेफड़े, यानी कि हम सीधे वायु से सांस लेते हैं और सांस वायु को छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार के श्वसन को हम लोग कहते हैं बाह्य श्वसन। ठीक है। अब यदि बाह्य श्वसन की भी बात करें तो ये भी फिर से 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक तो गैसों का परिवहन और दूसरा श्वासोच्छ्वास, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास। हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ये अंतः श्वसन और ये बाह्य श्वसन हमने बता दिया, अंतः श्वसन एंड बाह्य श्वसन। तो ये बात जो क्लियर समझ में आ गया कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें वायु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, बोले कि एमोनी वायरस, है ना, एमोनी वायरस, फिर कह रहे ओमनीवोरियस लिखना चाहिए था कि एमोनी वायरस लिखा है वोरस। अभी देखें ओमनीवोरियस की बात करें तो ओमनीवोरियस का हिंदी शब्द होता है सर्वाहारी। ओमनीवोरियस का हिंदी होता है सर्वाहारी। अभी 3 प्रकार के ओरियस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो 3 प्रकार से, जैसे हम लोग का कॉर्निवोरियस,
कॉर्निवोरस भी कह सकते हैं, है ना। कॉर्निवोरस देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक होता है हार्बोरियस, हार्बोरियस, एक कॉर्निवोरियस, एक ओमनिवोरियस। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के मिले, 3 प्रकार के। कॉर्निवोरियस की बात करें तो ये मांस मछली खाते हैं, केवल और केवल मांस मछलियां खाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निवोरियस। यदि हार्बोरियस की बात करें तो पत्ते यानी कि हरे पत्ते यानी फल सब्जियां, है ना। इतना समझ लेना है कि जो केवल साग सब्जियां खाए उसे हम लोग कहते हैं हार्बोरियस, और जो मांस मछली खाते हैं उसे क्या हो गया, कॉर्निवोरियस। और ओमनिवोरियस का मतलब हो गया जो दोनों खाते हैं। तो यहाँ का मतलब है कि ये दोनों खाने वाले यानी कि जो वे जो पौधे और मांस खाते हैं, सही है, यही है ना। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो मांस मछली और पेड़ पौधे यानी कि पत्तियां भी खाते हो। चले आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि वे प्राणी जो दूसरे प्राणियों के भीतर रहते हैं और उसे शरीर में भोजन प्राप्त करते हैं, यानी उसी के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बात को, यहाँ के बोला गया है कि वे प्राणी का नाम बताएं जो दूसरे प्राणी के अंदर रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, तो होस्ट नहीं कहलाएगा। यहाँ पे बताया गया है तो पैरासाइट, हाँ बिल्कुल ये पैरासाइट इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पैरासाइट जो होता है ये क्या करता है, दूसरे प्राणी यानी कि इसका यदि बात करें परजीवी, है ना, परजीवी, तो ये क्या करता है, दूसरे प्राणी से ये क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे यदि बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फीता कृमि, फीता कृमि, ठीक है, फीता कृमि इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा पैरासाइट, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहा जाता है, तो पोषक, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल, स्टार्च। हाँ बिल्कुल स्टार्च बनाता है। हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि जब स्टार्च का विखंडन होता है तो बनाता है C6H12O6 बनाता है, और वही जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटता है तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनाता है जल, और ये बनाता है ऊर्जा, है ना। ये बात भी हम लोग जान चुके थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया कि भूमि और जल दोनों में ऐसे रहने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं, भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे याद रखें उभयचर, स्थलचर, स्तनपायी और सरीसृप। सरीसृप का मतलब होता है घिसकने वाला, है ना, घिसकने वाला प्राणी, घिसकने वाला प्राणी। स्थलचर मतलब होता है जमीन में रहने वाला, और वही यदि बात करें उभयचर, तो उभयचर को हम दूसरा भी बात बोल सकते हैं, जल स्थलचर भी कहते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिख देता है जल स्थलचर। जल स्थलचर को ही क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उभयचर, ठीक है। जल स्थलचर कहें चाहे उभयचर कहें, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, जल में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, इसीलिए उसका नाम हो गया उभयचर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि वे साग सब्जियां जो संरक्षित यानी कि रुक्षांश देती है, शरीर को किस से छुटकारा प्रदान करने में मदद मिलती है। तो जो नहीं पचा हुआ भोजन रहता ना, उससे छुटकारा पाने में हमें मदद मिलती है ना। यानी कहें कि नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा पाने में मदद मिलती है, यानी कहें तो रुक्षांश, हमारे शरीर में रुक्षांश और रेशे क्या काम है, तो हम कहेंगे वे हमारे शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, जो नहीं पचे हुए भोजन रहते हैं, उसे हमारे शरीर से मल त्याग के द्वारा हम वहां से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि एक जीव को
मिट्टी में बिल बनाता है, यानी कि एक जीव की बात करें, एक कोई जीव है जो मिट्टी में बिल बनाता है ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल अवशोषित कर सके और साथ ही साथ क्या कर सके, वह उर्वरक बना सके। तो ये कौन होगा? सरीसृप कभी नहीं होगा। सरीसृप बिल तो बनाते हैं लेकिन ना तो वहां से पानी पीते हैं और ना ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, किसी भी प्रकार का वो नहीं करते। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, वृक्ष होना चाहिए था, वृक्ष भी नहीं होगा यहाँ पे। सांप भी नहीं होगा और इसका सही आंसर जो है केंचुआ। क्यों केंचुआ हो जाएगा? क्योंकि केंचुआ को आप लोग जानते भी होंगे, किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये केंचुआ क्या करता है, ये मिट्टी से जल और वायुमंडल से, यानी कि मिट्टी में भी फंसे जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उससे वायु ग्रहण करके ये क्या करता है, उर्वरक को उत्पादन करते हैं, अभी उर्वरक पैदा करते हैं, है ना, अवशिष्ट के रूप में उर्वरक बाहर निकालते हैं, जिससे किसानों की बहुत ज्यादा मदद होता है और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, किसानों का मित्र भी कहा जाता है। इसका आंसर जो है केंचुआ। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक स्थान के वायु नमी और, यही लिखा है ना, वायु नमी और तापक्रम जैसे कि अजय कारक किसका निर्धारण करता है? तो यदि कहें कि इस प्रकार से, यदि कहें एक साथ, यदि वायु, एक साथ कहें नमी और उसी के साथ कहें कि तापक्रम, तीनों के तीनों एक साथ क्या हो रहे हैं, एक साथ इसमें निर्भर कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो निर्भर करेगा तब जब यहाँ के मौसम होगा, मौसम बदलेगा तो भी हमारा वायु नमी और तापक्रम में परिवर्तन हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि प्रमुख ऊर्जा उत्पादन करने वाले खाद्य क्या है? जैविक खाद्य, अजैविक खाद्य, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा और खनिज। यदि हम कहें ऊर्जा, ऊर्जा का सबसे बढ़िया स्रोत यदि बात करें तो कार्बोहाइड्रेट है ना। ऊर्जा का सबसे बढ़िया स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और वो कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हम जानते हैं कि चावल, आलू, गेहूं, ये सभी चीजों से हमें क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। वसा भी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ऊर्जा को ग्रहण करने में, ऊर्जा को बढ़ाने में। चले, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि प्रत्येक परिस्थितिकी तंत्र में सभी प्राणियों किससे जुड़ी होती है? तो जितने प्राणी है सभी परिस्थिति में देखा जाए तो किस प्रकार के चीजों में जुड़ी होती है? तो यहाँ पे लिखा है कि खाद्य श्रृंखला, पौधे, प्राणी और खाद्य जाल। एक तरीके से देखा जाए तो ये दो आंसर सही हो सकते थे, लेकिन सबसे ज्यादा आंसर कौन सा सही होगा? तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्यों? कारण ये है कि ऑप्शन नंबर डी कहता है कि खाद्य जाल। खाद्य जाल का मतलब ये होता है कि हम यदि खाना की बात करें तो हम कहां कहां से प्राप्त करते हैं? तो बोलेंगे सर पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, हम कहेंगे कि जीव जंतु से प्राप्त करते हैं, है कि नहीं है? तो हम जहां अलग अलग प्रकार के प्राणियों से यदि हम पौधे भोजन प्राप्त करते हैं तो हम कहेंगे ये खाद्य जाल है एक। और वहीं यदि हम कहते हैं एक ही के पास, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक प्राणी से प्राप्त कर रहे हैं, तो हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है ना, कहते हैं खाद्य श्रृंखला। तो ये परफेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल को कैसे बचाया जाए, इस संबंध में शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका एक शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्यकलाप शीट। अब कार्यकलाप शीट के क्या होता है, क्योंकि इसमें बच्चे को खुद से क्रियाकलाप करा के दिखाया जाता है कि कैसे हम वातावरण में जल का संरक्षण कर सकते हैं। इसका सही आंसर सी नंबर का हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला है कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षणिक और ऐसे सह शैक्षणिक संगठन शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा सह शैक्षिक संगठक है जिसे विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने का आवश्यकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देता है कला शिक्षा नहीं, गणित और विज्ञान की दक्षता नहीं, शारीरिक शिक्षा नहीं, ये सामाजिक दक्षता, ये देखा जाए तो इसमें शारीरिक शिक्षा दक्षता यदि बात करें तो ये शारीरिक सामाजिक दक्षता होना जरूरी है।
क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए अंतर्गत शैक्षिक और ऐसे सह शैक्षिक संगठन शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा शैक्षिक संगठक है जिसे विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है? तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह सामाजिक दक्षता, समाज के बारे में उसका नॉलेज होनी चाहिए, है कि नहीं, सामाजिक दक्षता होनी चाहिए। चले अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, बोले कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं के विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। हाँ बिल्कुल यही सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, इसी का आंसर यही सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा है कि पर्यावरण शिक्षा से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी के भविष्य के परिरक्षकों को डैश के साथ समायोजित करता है। तो प्राकृतिक के नवीनीकृत एवं दुरुपयोग करने के कौशल को ज्ञान देते हैं? नहीं, ये गलत होगा। एक से असततशील तरीके से आगे बढ़ने के समस्याओं कौशल को विशेष अपेक्षित जानकारी देगा? ये भी नहीं होगा। संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान, उसकी समस्याएं और सकारात्मक एवं सततशील तरीके द्वारा उन्हें समाधान करने के कौशल। हाँ बिल्कुल ये सही होगा इसका, है ना, क्योंकि उसमें यदि बात करें तो हमारा कौशल होना चाहिए किसके लिए? जो हमारा समाज, हमारा पर्यावरण, हमारा प्रकृति शुद्ध हो, सही हो, अच्छा हो, है कि नहीं, ये हमारा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बोले कि निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत अतिरिक्त सभी पर्यावरण के अध्ययन के महत्व है? भाषा को समझना नहीं। एक जरा आगे बढ़ेंगे, किसी भी बोला कि अतिरिक्त सभी पर्यावरण के अध्ययन का महत्व है, भाषा को समझना नहीं होगा। प्रकृति, अच्छा यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक के अतिरिक्त, यानी कोई एक ऐसा है जिसके अतिरिक्त, यानी जो कि ये भाषा यानी पर्यावरण के बारे में नहीं बताता है। तो यदि हम देखें कि भाषा का समझना पर्यावरण के बारे में बताता है क्या? यदि हम कोई भाषा जानते हैं या फिर कोई भाषा नहीं जानते हैं तो उस पर्यावरण का कोई समझ नहीं होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये बोला है कि कौन सा ऐसा अतिरिक्त, यानी कि बोला कि प्रश्न ऐसा है कि जो पर्यावरण के अतिरिक्त बात करता है, तो पर्यावरण के अतिरिक्त बात करने वाला ये है जो भाषा का समझ, ठीक है ना। तो ये रहा कुछ 20 प्रश्न का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।